आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ वायरिंग और आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वायरिंग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। पहला होता है क्लीट वायरिंग। आप यहाँ पे क्लीट वायरिंग को देख सकते हैं कि क्लीट वायरिंग किस प्रकार दिखता है। क्लीट वायरिंग में क्लीट का यूज किया जाता है जो वायर को दीवार से चिपकाए रखता है, दीवार में फिक्स रखता है यह क्लीट। चूँकि इस प्रकार के वायरिंग में हम लोग क्लीट का यूज करते हैं, इसलिए इस वायरिंग को क्लीट वायरिंग कहा जाता है। यहाँ पे बल्ब और स्विच का कनेक्शन क्लीट वायरिंग से किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी के समय में क्लीट वायरिंग को हाउस और बिल्डिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के वायरिंग में वायर सीधे एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहता है और यदि वायर के आसपास आग लग जाता है तब ऐसी स्थिति में वायर अतिशीघ्र ही आग के लपेटे में आ जाएगा, जिससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाउस बिल्डिंग में इस प्रकार के वायरिंग कराने से यह भी समस्या आ सकती है कि यदि वायर कहीं से कट जाए और इस पर पानी लग जाए या पानी पड़ जाए या ना भी पड़े, फिर भी शॉक लगने के चांसेस पूरी तरह से बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रकार के वायरिंग को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है हाउस और बिल्डिंग में। लेकिन यदि हम इसे अपना घर में कर लेंगे, अपने घर में इस प्रकार का वायरिंग करेंगे, तो क्या कोई हमें रोकेगा? हम पर केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा? तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ऐसा वायरिंग अपने यहाँ करवाते हैं और कोई नुकसान होता है ऐसा वायरिंग करने से, तो आप ही का नुकसान होगा, किसी का नुकसान होगा ही नहीं। तो आप ऐसा वायरिंग अगर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब ऐसा वायरिंग को हम कहीं यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा वायरिंग को फिर बनाया ही कहाँ? तो ऐसा वायरिंग को हम वहाँ पे प्रीफर करते हैं जहाँ पे हमें टेम्पररी पर्पस के लिए काम करना होता है। इसमें वायर इंसुलेटेड रहता है VIR से। VIR मतलब वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। लेकिन अब वायर इंसुलेटेड रहता है PVC, यानी कि नाउ एडेज वायर आर इंसुलेटेड बाय PVC। VIR को रिप्लेस कर दिया गया PVC में। क्यों किया गया होगा? इसमें कुछ कमियां होगा, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया गया होगा VIR से PVC में। अगला पॉइंट लिखा हुआ है क्लेट्स आर मेड अप ऑफ पोर्सेलिन। क्लेट पोर्सेलिन का बना होता है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लेट्स इज 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर टू अवॉइड सेग। दो क्लीट के बीच का दूरी कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। और यही 60 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब यह हो जाएगा 0.6 मीटर। यदि हम क्लीट को ज़्यादा दूर में सेट कर देंगे तब सेग आ जाएगा। सेग यानी कि जो वायर है वह झूल जाएगा, वायर पूरा सीधा नहीं रहेगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। और इसी को, ये जो झूल जाता है, इसी को कहा जाता है सेग। इसी को अवॉइड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्लीट को कम से कम कितना दूर में रखना चाहिए? 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर। आगे है एप्लीकेशंस। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट डे क्लीट वायरिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड इन हाउस एंड बिल्डिंग। अभी के समय में क्लीट वायरिंग को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है हाउस के लिए और बिल्डिंग के लिए। अब कहाँ करेंगे यूज? मेनली यूज फॉर टेम्पररी पर्पस लाइक आर्मी कैंप्स, फेस्टिवल्स, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स। आर्मी कहीं कैंप लगाता है कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे क्लीट वायरिंग यूज किया जाता है। या फिर फेस्टिवल में कोई कैंप वैम्प लगाया गया है, या कहीं कुछ दिनों के लिए जागरण चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, उसी जगह पर क्लीट वायरिंग का यूज किया जाता है। या अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, उस समय बिल्डिंग के अंदर में अंधेरा होगा, अंधेरा हो सकता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें वायरिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग टेम्पररी वायरिंग करते हैं। कौन सा वायरिंग? क्लीट वायरिंग। कोई बिल्डिंग बन रहा है, बड़ा बिल्डिंग,
वहाँ पे छत उत सीढ़ी रूम में लाइट ही नहीं पहुँच पा रहा है। उसके लिए बल्ब उल्ब तो जलाएंगे ना, इसलिए वहाँ पे जो वायरिंग यूज करेंगे वो क्लिट वायरिंग यूज करेंगे। अब हम क्लिट वायरिंग के एडवांटेज को देखते हैं। पहला पॉइंट, चीपेस्ट एमोंग ऑल वायरिंग। जितना भी प्रकार का वायरिंग होता है उसमें से यह सबसे सस्ता वायरिंग है। दूसरा, ईजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी होता है। नो मेजर स्किल रिक्वायर। क्लिट वायरिंग करने के लिए कोई भी मेजर स्किल का रिक्वायर नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसको कोई कर रहा है उसको देख के ये आसानी से कर सकता है, यानी कि नो मेजर स्किल्स रिक्वायर। आगे है फॉल्ट डिटेक्शन ईजी। यदि इस प्रकार की वायरिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है तब हम फॉल्ट को जल्दी ही फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कहीं वायर जल गया, पता चल जाएगा कि कहाँ पे वायर जला है, दिख जाएगा वायर। इस प्रकार के वायरिंग में तो वायर खुला ही रहता है, आसानी से दिख जाएगा, धुआं हुआ निकल रहा होगा वैसे कुछ, इसलिए फॉल्ट डिटेक्शन ईजी। आगे है अल्टरेशन एंड एडिशन ईजी, यानी कि यदि वायर में हम कुछ ऐड करना चाहें तो वह हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, या कुछ इधर उधर करना चाहें वह हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि वायर इसमें जो रहता है वो बाहर लगा हुआ रहता है और हम वायर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ उसके साथ कर सकते हैं। कुछ ऐड करना रहा, कुछ उसमें मॉडिफाई करना रहा, वायर को चेंज वेंज करना रहा, ये सारी चीज़ इस प्रकार के वायरिंग में करना आसानी होता है, इसलिए अल्टरेशन एंड एडिशन ईजी होता है। अब इसका हम डिसएडवांटेज देखेंगे। पहला डिसएडवांटेज, नो गुड अपीयरेंस। अच्छा नहीं दिखता है पूरा घर में या पूरा बिल्डिंग में। जिधर जिधर हम इस प्रकार का वायरिंग करेंगे उधर उधर केवल वायर ही दिखेगा, इसलिए इसमें डिसएडवांटेज है, नो गुड अपीयरेंस। आगे है क्वाइट टेम्पररी, यानी कि इस प्रकार के वायरिंग करने से यह वायरिंग लंबे समय तक नहीं रह सकता है। आगे, वायर आर एक्सपोज्ड ऑफ मैकेनिकल इंजरी, यानी कि इस प्रकार की वायरिंग में हम क्या करते हैं, वायर लगाते हैं और उसके ऊपर हम क्लिट को लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि यदि हम दीवार में कुछ ठोक ठाक करें या दीवार में हम कील भी ठोक रहे हैं तो उससे वायर का मैकेनिकल इंजरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वल्कनाइज इंडियन रबर, यानी कि VIR हैज़ ए प्रॉपर्टी टू कैच कॉमन सेल्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दस रिड्यूस इंसुलेशन रेसिस्टेंस। यानी कि VIR में एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण यह एटमॉस्फेयर में जो कॉमन सेल्ट होता है उसको वह कैच करता है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इससे इसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी घट जाता है, जो कि पहले आया था अब वह कम हो गया। इसलिए हम वायर को VIR से इंसुलेट नहीं करते हैं, उसके जगह पर हम PVC यूज़ करते हैं। लेकिन PVC में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन यह VIR से अच्छा है। आगे, वायर एक्सपोज टू ऑयल स्मोक विच कैन डैमेज इंसुलेशन। वायर जो होता है वह वायर खुला होता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वायर को हम किसी से ढके हैं नहीं, वायर लगा दिए हैं और उसके ऊपर हम क्या लगा दिए हैं, क्लिट लगा दिए हैं। इससे वायर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है और एटमॉस्फेयर में स्मोक रहता है, ऑयल भी होता है। यदि हम ऐसा वायरिंग किचन में कर दें तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑयल भी हो जाता है। जब खाना वाना बनता है, तेल को डालते हैं, गर्म करते हैं तो धुआं निकलता है और इस सब से यह वायर एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण इसका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है। वही चीज़ लिखा हुआ है, वायर एक्सपोज टू ऑयल स्मोक विच कैन डैमेज इंसुलेशन। अब अगला वायरिंग है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। आप देख सकते हैं केसिंग केपिंग को, हम केसिंग केपिंग वायरिंग में इसी का यूज करते हैं, इसलिए इस प्रकार के वायरिंग को केसिंग केपिंग
वायरिंग कहा जाता है। नीचे वाला भाग को हम केसिंग कहते हैं और ऊपर वाला भाग जो नीचे वाले भाग को ढकता है उसको हम केपिंग कहते हैं। सबसे पहले दीवार में केसिंग को लगाया जाता है, उसके बाद इसमें वायर डाला जाता है, फिर इसके बाद केपिंग को ऊपर से ढक दिया जाता है। इससे ये पता चला कि इसमें वायर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं रहता है, लेकिन केसिंग केपिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और हम लोगों ने देखा था कि क्लिट वायरिंग में वायर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। इसलिए हम इस प्रकार के वायरिंग को घर में, बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। इसमें केसिंग एंड केपिंग मेड अप ऑफ पीवीसी। केसिंग केपिंग किससे बना होता है? पीवीसी से बना होता है। और इसमें इंसुलेटेड वायर का यूज किया जाता है, इसलिए लिखते हैं इंसुलेटेड वायर यूज। कॉस्टली देन क्लिट वायरिंग, या क्लिट वायरिंग से कॉस्टली होता है। इजीली इंस्टॉल, इस प्रकार के वायरिंग को हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट मोर, इसको इंस्टॉल तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्किल लेबर का रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि केसिंग केपिंग जो होता है उसको कितना काटना है, किस प्रकार का वायरिंग करना है, ये सब नापने उपने का काम कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए स्किल लेबर का रिक्वायर्ड होता है, जिसके कारण लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। आगे है इजीली रिपेयर, इस प्रकार के वायरिंग को आसानी से रिपेयर भी किया जा सकता है। आगे स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने बताया अभी स्किल्ड लेबर का रिक्वायर्ड होता है। आगे एपीरियंस गुड, इसमें एपीरियंस अच्छा होता है। आगे प्रीफर फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशंस, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज क्या आ गया कि इसका प्रीफर लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए किया जाता है जहाँ पे वोल्टेज 250 वोल्ट से कम हो। अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेज। पीवीसी इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, इट इज़ नॉट केमिकली प्रीफर्ड। केसिंग केपिंग के अंदर वायर तो रहता है, जिससे वह एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, जिससे वह एटमॉस्फेयर से बच जाता है। लेकिन बाहर में जो केसिंग केपिंग लगा हुआ है, जो पीवीसी का बना हुआ रहता है, वो तो एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर के कारण, और साथ ही साथ इसको केमिकली प्रीफर्ड भी नहीं किया जाता है, यानी कि पीवीसी केमिकल प्रूफ नहीं है, इसलिए इसको केमिकली प्रीफर्ड भी नहीं किया जाता है और पीवीसी एक्सपोज भी हो जाता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन पीवीसी VIR की तरह एटमॉस्फेयर में जो कॉमन सेंट होता है उसको यह अट्रैक्ट नहीं करता है, उसको कैच नहीं करता है। ठीक है इतना। अब आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। ऑफिस में इसका यूज कर सकते हैं। इफ़ वी वांट आल्सो यूज्ड इन हाउसेस, अपने घर में भी इसको यूज कर सकते हैं। कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। अब अगला वायरिंग है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट का मतलब होता है नली या पाइप। आप यहाँ पर कंड्यूट वायरिंग को देख सकते हैं। बाएं साइड के फोटो में कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को दिखाया गया है, जबकि दाहिने साइड के फोटो में सरफेस कंड्यूट वायरिंग को दिखाया गया है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में देख सकते हैं कि इसमें कंड्यूट को दीवार में धंसाया गया है, और सरफेस कंड्यूट वायरिंग में देख सकते हैं कि इसमें वायरिंग दीवार पर किया गया है, यानी कि इसमें कंड्यूट को दीवार पर लगाया गया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कंसील्ड कंड्यूट में पीवीसी पाइप का यूज किया गया है, जबकि सरफेस कंड्यूट में स्टील पाइप का यूज किया गया है। कंड्यूट जो होता है वो बना होता है पीवीसी या स्टील पाइप से। कंड्यूट को पीवीसी वाला भी यूज किया जाता है, या स्टील पाइप का भी कंड्यूट आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। इट हैज़ टू टाइप्स। पहला कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, जिसको बरीड किया जाता है इन वॉल में, यानी कि दीवार के अंदर इस प्रकार का वायरिंग किया जाता है, और उसी को बोला जाता है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। और दूसरा होता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। सरफेस में भी कंड्यूट वायरिंग किया जाता है, यानी कि दीवार पर किया जाता है बिना उसको
अंदर में धंसा है, इसलिए इसको बोला जाता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग। इसको कहाँ यूज किया जाता है? ऑन द वॉल। सरफेस कंड्यूट वायरिंग में हम वायरिंग कहाँ करते हैं? ऑन द वॉल में। और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में कहाँ करते हैं? बरीड इन द वॉल में। अब आगे है, दिस सिस्टम इज वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, केमिकली प्रूफ। इस प्रकार के वायरिंग सिस्टम में करने से यह वाटर प्रूफ भी हो जाता है, शॉक प्रूफ भी हो जाता है और केमिकली प्रूफ भी हो जाता है। स्टील पाइप यूज करेंगे तो तब यह केमिकली प्रूफ भी हो जाएगा, और दीवार के अंदर धंसा रहेगा तब यह शॉक प्रूफ भी बन जाएगा, वाटर प्रूफ भी बन जाएगा। अब आगे है हाईएस्ट लाइफ एमॉन्ग ऑल वायरिंग। इसका जो लाइफ रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कोई भी वायरिंग की। आगे कॉस्टली वायरिंग एमॉन्ग ऑल, लेकिन सब वायरिंग से सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है। और आगे हाई स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, इसमें हाई स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड चाहिए। इसके आगे और एक भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं जिसके कारण हाई लेबर कॉस्ट हो जाएगा। इस प्रकार की वायरिंग को कोई नहीं कर सकता है आसानी से, इसके लिए यह वायरिंग सीखने के लिए चाहिए। कोई सीखा हुआ व्यक्ति ही इस प्रकार का वायरिंग कर सकता है, इसलिए हाई स्किल्ड लेबर और हाई लेबर कॉस्ट, जिसके कारण कॉस्टली हो जाता है कॉस्टली वायरिंग अमॉन्ग ऑल। स्टील पाइप का भी यूज कर सकते हैं इसमें, इसलिए भी कॉस्टली बढ़ जाता है इस वायरिंग का बाकी वायरिंग में से, क्योंकि इस प्रकार के वायरिंग में स्टील पाइप का भी यूज किया जाता है और साथ ही हाई स्किल्ड लेबर का भी रिक्वायर्ड होता है। अब आगे इसका डिसएडवांटेज है, चांसेस ऑफ फॉल्ट इज वेरी बट डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इज डिफ़िकल्ट। यानी कि इसमें फॉल्ट का चांस बहुत ही कम रहता है, चांसेस ऑफ फॉल्ट इज वेरी लेस, लेकिन यदि फॉल्ट आ जाता है तब इसका पता कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। पता तो कर लेंगे लेकिन पता करना का जो प्रोसेस है, पता करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यानी कि हम आसानी से फॉल्ट का पता नहीं लगा सकते हैं। फॉल्ट आएगा बहुत ही कम, लेकिन अगर आ गया तो उसका पता करने का काम जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब अगला वायरिंग है बेटन वायरिंग या टीआरएस वायरिंग। आप यहाँ पे बेटन वायरिंग को देख सकते हैं। इसमें जो लाइन से दिखाया गया है वो बेटन है जो टीक वुड से बनता है और इसके ऊपर वायर को रखा जाता है और इस वायर का इंसुलेशन टीआरएस से किया जाता है, यानी कि टफेस्ट रबर शीथेड। इसमें जो वायर यूज किया जाता है उसको वायर नहीं बोला जाता है बल्कि उसको केबल बोला जाता है, और इसमें कोई आम वायर यूज नहीं किया जाता है। इसमें जो केबल यूज किया जाता है वह केमिकल प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्टीम प्रूफ होता है। यदि हम कहीं भी ओपन टाइप वायरिंग करवाते हैं तब हम ऐसा ही केबल का यूज करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के केबल में टीआरएस या सीटीएस का इंसुलेशन लगा हुआ होता है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इसको बचाता है। इसमें बेटन इज मेड अप ऑफ टीक वुड। इसमें क्या होता है कि बेटन जो बनता है वो किससे बनता है? टीक वुड से बनता है, यानी कि सागवान से बनता है। दीज केबल्स वायर आर सफिशिएंटली केमिकली प्रूफ, वाटर प्रूफ, स्टीम प्रूफ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है, बट सम हाउ अफेक्टेड बाय लुब्रिकेटिंग ऑयल। लेकिन ये सबसे तो बच जाता है, केमिकली प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, स्टीम प्रूफ होता है, लेकिन यह लुब्रिकेटिंग ऑयल से अफेक्ट हो ही जाता है। लगभग सभी वायरिंग में लुब्रिकेटिंग ऑयल से अफेक्ट होता ही है, कंड्यूट वाला में नहीं होगा। अब आगे टीआरएस, इसको टीआरएस वायरिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो इंसुलेशन लगा हुआ रहता है वो पीवीसी का नहीं, वह टीआरएस का लगा हुआ रहता है, यानी कि टफ एंड रबर शीथेड, इसी का इंसुलेशन लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज चीपर देन केसिंग केपिंग वायरिंग बट कॉस्टली देन क्लिट। यह केसिंग केपिंग वायरिंग से सस्ता तो है लेकिन क्लिट से महंगा। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ बेटन 10 mm। बेटन का जो थिकनेस रहता है वो कितना रहता है? 10 mm रहता है। नेक्स्ट,
TRS जो होता है वो परफेक्टली वार्निश्ड होता है। नेक्स्ट, इट इज ईजी इन इंसुलेशन, सॉरी यहाँ पे इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। इट इज ईजी इन इंस्टॉलेशन करना आसानी होता है इस प्रकार के वायरिंग में। आगे, एप्रियंस गुड लॉन्ग लाइफ एंड इट कैन विथस्टैंड केमिकल रिएक्शन सच एज एसिड, अल्कली, ETC। एप्रियंस अच्छा रहता है, इसमें गुड लाइफ पे रहता है और यह केमिकल रिएक्शन को सह सकता है, यानी कि एसिड को, अल्कली को, ये सब को। एप्रियंस यह डिपेंड करता है कि किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन इसका एप्रियंस को अच्छा माना जाता है। अब आगे देखते हैं लीड सीथेज वायरिंग। इसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया जाता है वह लीड का यूज किया जाता है। इन दिस इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड एज ए लीड। नेक्स्ट, इट आल्सो प्रोटेक्ट वायर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कोरोजन। यह वायर को एटमॉस्फेरिक कोरोजन से भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस प्रकार का वायरिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली यूज इन अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के लिए इस प्रकार का वायरिंग किया जाता है। इसको आप डिटेल अंडरग्राउंड केबल में पढ़ोगे, जो कि पावर सिस्टम का पार्ट है। पावर सिस्टम में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में।